नमस्कार साथियों, इन दिनों मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को लेके, यानी कि कारखाना अधिनियम 1948 को लेके। और इस अधिनियम के संदर्भ में बातचीत करते समय मैंने आपके साथ इस बात पे चर्चा की थी कि ये एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को फुलफिल करने वाला एक्ट है, जिसके जो प्रावधान हैं वो कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि जिससे कि जो समाज का जो आदिकाल से शोषित जो वर्ग रहा है, मजदूर जो वर्ग रहा है, सर्वहारा जो वर्ग रहा है, उसका शोषण ना किया जाए, उसको शोषण से बचाया जाए, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसके हितों को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। इसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके जो स्वास्थ्य के संबंध के अंदर जो प्रावधान हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, इस अधिनियम में शामिल किया जाए। और जैसा कि इस दौरान हमने परिभाषा खंड में, चाहे फिर वो फैक्ट्री की परिभाषा हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की परिभाषा हो, चाहे फिर वो वर्कमैन की परिभाषा हो, उसका विस्तार से अध्ययन किया था। उस संदर्भ के अंदर जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों को और माननीय राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनके निर्णयों को भी आपके समक्ष साझा किया था, कि जिससे कि वस्तुस्थिति का जो प्रभावी मूल्यांकन है वो किया जा सके। देखिए, जो वर्कमैन की जो परिभाषा है, उसके बाद मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे कर्मचारियों के, वर्कर्स के, वर्कमैन के जो स्वास्थ्य संबंधी जो उपाय हैं, हेल्थ मेजर्स के संदर्भ के। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो संविधान का जो अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 42 है, वो कार्य की न्याय संगत और मानवोचित जो दशाएं हैं उनकी बात करता है, उस संदर्भ के अंदर उपबंध करता है। और ये स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये आता है कि भाई जो राज्य है वो कार्य की मानवोचित और न्याय संगत दशाएं प्रदान करेगा प्रत्येक नागरिक को। तो इस संदर्भ के अंदर जो प्रावधान जो दिए गए हैं वो फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 11 से लेके और सेक्शन 20 तक दिए गए हैं। और उनको याद करने का तरीका है CDVD होल्डस, HOLDUS, CDVD होल्डस, HOLDUS। तो देखिए, C से हो जाता है क्लीननेस, क्लीननेस के बाद D से हो जाता है डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, CDVD। V से हो जाता है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, D से हो जाता है डस्ट एंड फ्यूम, CDVD होल्डस। H से हो जाता है ह्यूमिडिफिकेशन, O से ओवरक्राउडिंग, L से लाइटनिंग, D से ड्रिंकिंग वाटर, L से लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, D और S से स्पीटून्स। तो जो होल्डस का भी मैंने बताया, CD और VD का भी आपके साथ बताया। अब मैं इस संदर्भ के अंदर जो प्रावधान हैं उनके ऊपर आपके साथ चर्चा करूँगा। देखिए, ज़रूरी हो जाता है कि कर्मचारियों को अच्छी कार्य शैली मिले और इसके लिए उनकी जो दशाएं हैं कार्य की वो मानवोचित हों, न्याय संगत हों। तो जो सेक्शन 11 है वो क्लीनेस की बात करता है कारखाना अधिनियम का, और वो कहता है कि कारखाने में स्वच्छता को बनाए रखने के संदर्भ के अंदर व्यापक प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें प्रतिदिन झाड़ू लगाना, सप्ताह में कम से कम एक बार धो के साफ करना। इसी तरह से यदि जो दीवारें और जो अंदर की जो दीवारें, विभाजक जो दीवारें और जो सीलिंग हैं, रास्ते हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो सब साफ सुथरी रखी जाएंगी। और जहाँ पे पानी से घुलने वाले जो रंग हैं, ऐसी स्थिति में हर 3 साल में एक बार रंगाई पुताई की जाएगी। और यदि उसमें वार्निश या दूसरा जो धुलने वाले जो पानी से धुल सकते हैं वो अगर इस्तेमाल किए गए हैं तो हर 5 साल के अंदर ये प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस संदर्भ के अंदर कुछ मुक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन जो साफ सफाई के संदर्भ में व्यापक निर्देश भी वो जारी कर सकती है। जो डिस्पोज ऑफ वेस्टेज, दूसरा 12, सेक्शन 12 कहता है कि जो बेकार और जो वेस्ट जो पदार्थ हैं उनको हटाने के संदर्भ के अंदर व्यवस्था की जाएगी। और इस संदर्भ के अंदर भी राज्य सरकार है वो
व्यापक प्रावधान कर सकती है। वीडी वेंटिलेशन सेक्शन 13 कहता है कि जो हवा और जो तापमान है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो दीवारें और जो खिड़कियां हैं वो हों, वेंटिलेशन की प्रभावी व्यवस्था हो, थर्मामीटर उपलब्ध करवाया जाए, थर्मामीटर उपलब्ध किया जाना ज़रूरी हो जाता है। और यदि कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर रहता है, जो अत्यधिक तापमान है, तो फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई विशेष पद्धति कह सकती है जिसमें कि छतों की ऊंचाई बढ़ाएं या किसी अलग तरह के किसी मटेरियल का यूज करें जिससे कि जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित रखा जा सके, उसको कम किया जा सके। और किसी कारखाने के किसी वर्ग विशेष के लिए भी इस तरह के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। वेंटिलेशन के बाद होता है डस्ट एंड फ्यूम। तो जहाँ पे धूल उड़े, धुआं उड़े या फिर इंटरनल कंबस्चन इंजन वगैरह से काम होता हो तो उसके लिए एग्जॉस्ट की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। यदि कोई जो इंटरनल कंबस्चन इंजन लगाया जाता है तो वो तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि जो उसकी जो धुआं है उसका जो साइलेंसर या कोई जो निकासी जो पाइप है वो खुली हवा में ना जाए, यानी कि इंटरनल कंबस्चन इंजन का जो धुआं है उसको बाहर निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से होल्डस का एच आया ह्यूमिडिटिफिकेशन। तो उसमें ये कहा कि जहाँ पे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटिफिकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे पैरामीटर डिसाइड किए जा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो वायु जो होती है अंदर की उसमें नमी जो आर्टिफिशियली मेंटेन की जाती है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाना ज़रूरी रहता है। और जहाँ पे इस तरह के आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन किया जाता है तो वहाँ पे जो पानी है वो हमेशा सार्वजनिक वितरण की जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो साफ़ और जो अच्छा जो पानी रहता है उसका उपयोग किया जाएगा और जिसको प्रभावी रूप से शुद्ध कर लिया जाएगा। एच के बाद ओवर क्राउडिंग के संदर्भ में कि भाई इस तरह से भीड़ भाड़ ना हो उसके लिए उन्होंने एरिया डिसाइड कर दिया कि अधिनियम लागू होने की तिथि को जो कारखाने अस्तित्व में हैं उसमें पर व्यक्ति 9.9 घन मीटर पर पर्सन। और इसके बाद यदि कोई कारखाना यानी कि जो 1948 के कारखाना अधिनियम के लागू होने की तिथि के बाद जो भी कारखाने अस्तित्व में आएंगे उसमें 14.2 यानी 14.2 घन मीटर पर पर्सन जगह दी जानी चाहिए। और इसकी जो कैलकुलेशन है उसमें 4.2 मीटर से अधिक की ऊंचाई को शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से लाइटनिंग के संदर्भ में कहा गया कि जहाँ पे जो कर्मचारी आते जाते हैं वहाँ पे दोनों तरह का नेचुरल और आर्टिफिशियल पूरी तरह से लाइट होनी चाहिए। और जहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह पड़ते हों तो वहाँ पे जो खिड़कियाँ और जो दूसरे जो शीशे वगैरह जो लगे रहते हैं वो इस तरह से हों कि रिफ्लेक्शन ना पड़े और जो खिड़कियाँ और जो दरवाजे हैं वो पूरी तरह से उनके सामने किसी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई है कि जो प्रत्येक जो कारखाना है वहाँ पे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए और वहाँ पे जो स्थानीय जो भाषा है उसमें पीने योग्य पानी ड्रिंकिंग वाटर सब लिखा जाना चाहिए। और ये जो स्थान है ये यूरिनल्स से कम 6 मीटर की दूरी के ऊपर होने चाहिए। और जहाँ जिन कारखानों में 250, 250, 250 से ज़्यादा लोग किसी दिन काम कर रहे हैं तो उनके लिए गर्मी के समय के अंदर जो वाटर कूलर या इस तरह के कोई उपकरण जिससे कि पानी को ठंडा रखें और उसके समुचित वितरण की जो प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह से यूरिनल्स के संदर्भ के अंदर कह दिया कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग से यूरिनल्स होने चाहिए और जो कि चारों तरफ से कवर्ड होने चाहिए। और उनके हाइजीन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि जहाँ पे 250 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पे अलग से स्वीपर लगाए जाएंगे जिनका काम ही इनको साफ़ करना रहेगा। और इनके जो फर्श और जो अंदर की जो दीवारें हैं वो टाइलों उन पे लगी होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर तक।
सैनिटरी ब्लॉक की टाइलें होनी चाहिए और उनको हर वीक में कम से कम एक बार प्रॉपरली उनको सैनिटाइज किया जाना चाहिए अच्छी तरह से। और इस संदर्भ के अंदर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो महिलाओं और पुरुषों की संख्या के का जो अनुपात है उसके हिसाब से भी कोई संख्या निर्धारित कर सकती है। इसी तरह से स्पिटून्स के संदर्भ के अंदर बातचीत की गई है कि जो थूकने से संबंधित जो स्पिटून्स हैं वो भी हमेशा से स्वच्छ और स्वस्थकर अवस्थाओं में होंगे और जो उनके रखने की संख्या और स्थान भी निर्धारित किए जा सकते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। और इस संदर्भ में जो मुख्य जो प्रावधान है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्पिटून्स के अलावा कहीं पे दूसरी जगह पे थूकता हुआ मिला तो फिर उसके ऊपर 5 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है, यानी कि एक आर्थिक जो शास्ति है वो भी उसके ऊपर अधिरोपित की जा सकती है। वस्तुतः ये जो प्रावधान है वो इस बात को लेके हैं कि जिससे जो कर्मचारी हैं वो अपना काम है वो अच्छी और स्वास्थ्यकर दशाओं के अंदर संपादित किए करें। इसके अलावा जो प्रावधान हैं फिर चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हों और जो दूसरे महिलाओं और बच्चों से संबंधित हैं उनके ऊपर मैं फिर से अपने विचार आपके साथ साझा करूँ।